जिसको न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें बोला हुआ है फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा है, एंड मोड शेप्स, ये वही मोड 1 और मोड 2 इसकी बात की जा रही है। फर्स्ट मोड सेकंड मोड, ये मोड शेप्स है। सो ये फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम, जो कि फिगर 5.6 में शो किया गया है। फिगर 5.6 ये स्प्रिंग मास सिस्टम में दो मासेज हैं, M1 M2 दोनों M के बराबर है। आपके पास डिफरेंट स्टिफनेस एलिमेंट यहाँ पे K1 है, K2 है और K3 है, विच इज़ विच इज़ विच इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है। और टेक n इज इक्वल्स टू 1, आपको यहाँ पे n को 1 लेना है। अब देखते हैं क्या इन्होंने, देखो सबसे पहले उन्होंने बनाई है यहाँ पे ये कपल्ड इक्वेशन बनाई है। कपल्ड इक्वेशन कैसे बनाई, हमारे पास यहाँ पर अगर इसको देखें हम इस इक्वेशन सिस्टम को, तो हमारे पास एक फ्री अनडैम्ड सिस्टम है, फ्री वाइब्रेशन अनडैम्ड सिस्टम है, जिसमें K1 की वैल्यू बराबर है K2 K3 की वैल्यू के। तो हमने क्या किया, हमारे पास फ्री अनडैम्ड सिस्टम की जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है, ये इक्वेशन है फ्री अनडैम्ड सिस्टम की। अगर इस इक्वेशन में K1 और K2 आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पे 2K x1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर K2 K3 बराबर हो जाए तो यहाँ पे 2K x2 हो जाएगा। तो जो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन बनी बिल्कुल ऐसी बनी है। उसमें अगर K1 K2 बराबर लेने और K3 के बराबर लेने, तो देखो यहाँ पे पहली वाली टर्म 2K x1 होगी, दूसरी वाली टर्म हमारे पास 2K x2 होगी। तो हमारे पास ये कपल्ड इक्वेशन हमने बना ली है, जिसके अंदर दोनों पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, x1 भी इन्वॉल्व है, x2 भी इन्वॉल्व है। x1 क्या है कि हमारी जो बॉडी 1 जो मूव कर रही है वो x1 ये, x2 क्या हमारी बॉडी 2 जो मूव कर रही है वो x2 है। यहाँ इक्वेशन तक क्लियर है, कपल्ड इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, जो कि फ्री वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड है। हाँ क्लियर है, सही सही है, सही। फिर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया, पहले x1 के सही कंपोनेंट, है, सही। x1 के कंपोनेंट, फिर x2 के कंपोनेंट्स, फिर इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग इक्वल टू 0 लेते हैं। ये भी डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन का बिल्कुल थोड़ा प्रोसेस वही चल रहा है सारा। डिटर्मिनेंट को 0 लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए जिसमें इसके कोफिशिएंट 0 होते हैं, x1 x2 खुद 0 नहीं होता। तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लिया, उससे ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँ तो ये चीज़ बनेगी कुछ। ये देखो बी स्क्वायर क्या होगा, ये बी है इसकी वैल्यू, माइनस बी आ गया, ये वैल्यू थी माइनस में तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी। फिर होता है प्लस माइनस, एक प्लस की वैल्यू नीचे लिखी है, प्लस की माइनस की सर ये वैल्यू ऊपर लिखी डिटर्मिनेंट कैसे आया था? है। ए डी माइनस बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई करोगे, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। ए डी माइनस बी सी क्या है सिंपल इसमें, सही है। और फिर इसको हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको ओपन किया। यहाँ बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू एम स्क्वायर है और सी की वैल्यू 3K स्क्वायर है। तो ये तीनों वैल्यू को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट किया। उससे हमारे पास जो ओमेगा 1 था वो अंडर रूट के अपन एम आ गया, और ओमेगा 2 हमारे पास अंडर रूट 3K अपॉन एम आ गया। ये सिंपल है। देखो इसमें ये माइनस बी है ना, ये देखो माइनस, ये माइनस बी लिखा हुआ है, ये माइनस, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, ये -4AC लिखा हुआ है जो कि अंडर रूट 2 में अंडर रूट में होता है, और यह नीचे 2A लिखा हुआ है, माइनस बी। हाँ मुझे ये समझ में आ गया, ये जो डिटर ये हाँ ये जो डिटर आवाज़ हाँ वो जो कट डिटर्मिनेंट आवाज़ कट का हमने लिया ना, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर लिया है। हाँ हाँ तो आवाज कट रही है। हाँ, आवाज़ थोड़ी कट रही, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब आ रही है आवाज? हाँ सही है, सही आ रही है। हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है आपकी।
अब बस मैं पूछ रहा था, ये थोड़ा सा बीच में तुम्हारी आवाज भी कट रही थी ना, तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये कैसे आया था? देखो ये सिंपल ए डी माइनस बी सी किया है, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया डी से और माइनस। हाँ, ये मैं पूछ रहा था कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसे आया था? ये कैसे आया था? अच्छा, ये क्वेश्चन से आया था। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से आया हुआ है। जैसे देखो ये क्वेश्चन में ये पहली टर्म है जो कि x1 की टर्म है, सही है। दूसरी टर्म जो है हमारे पास ये x2 की टर्म है। इस तरह नीचे ये हमारे पास ये x2 की टर्म है, ये दोनों, और ये हमारे पास x1 की टर्म है। तो जहाँ जहाँ x1 की टर्म थी वहाँ हमने x1 की टर्म लिखी है, जहाँ जहाँ x2 की टर्म थी वहाँ हमने x2 की टर्म लिखी है। डिटरमिनेंट ऐसे आया, ठीक है। यह इस पर एक और थोड़ा स्टेप में स्किप कर रहा हूँ। वो, ठीक है, फिर उसको सॉल्व किया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई और फिर इसको खोल दिया। हाँ, एक मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। वो स्किप मैंने ये किया है कि जो यहाँ पे जो x है ना, x, इससे लास्ट जब हमने डेरिवेशन की थी, डेरिवेशन में क्या था कि हमने यहाँ पे जो x था, x डबल डॉट, ये जो x था, हमने बोला था कि हमारे सोर्स कॉल हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हार्मोनिक आउटपुट मिल रहा है, जो कि ये है। फिर हमने इस x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की थी डेरिवेटिव वगैरह करके। यहाँ भी मैंने एक स्टेप स्किप किया, वो ये किया, यहाँ पे देखो अभी x डबल डॉट है, x1 डबल डॉट। तो हम करेंगे क्या, x1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, x1 कॉस मेगा टी प्लस 5। जब ये पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, साथ डेरिवेटिव पुट करेंगे इसका, तो हमारे पास x1 और x2 की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन से ये डिटर्मिनेंट निकला होगा। यहाँ पे सोल्यूशन में थोड़ा स्टेप स्किप किया हुआ है और शॉर्टकट यूज़ किया। शॉर्टकट ये है कि जो x1 की टर्म है ना यहाँ पे, उनको एक जगह लिख दो जिनके जिनके पास x1 आ रहा है, और जो x2 की टर्म है उनको दूसरी डायग्नल में लिख दो, दूसरे उनको कॉलम में लिख दो। उन्होंने ये शॉर्टकट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो कि ये है। यहाँ तक क्लियर होगा कि वो मेगा 1 और मेगा 2 आ गया। ये वही 20 ये क्वालिटी क्वेश्चन का फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, ये सिंपल सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं रेशोज़। रेशो क्या होता है, ये फर्स्ट बॉडी की एक्साइटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड बॉडी का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये फार्मूला हमने वहीं से लेने में कहा था याद करना है, ये वहीं से लिया गया, क्योंकि ये है, सही है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई, और जो x2 अपन x1 है इसकी वैल्यू -1 के बराबर आ गई। नहीं, ये इसकी वैल्यू के वगैरह की वैल्यू दी हुई है हमें क्या? ये गिवन होगी, इसमें ख्याल से नहीं गिवन, इसमें नहीं गिवन। m1 है, ये आ गया, k1 है, ये गिवन होगी। हाँ, ये गिवन लाजमी होगी, ये गिवन होगी आपको। सही। ठीक है, इसमें से आपके पास R1 का रेशियो भी आ गया और R2 का रेशियो भी आ गया। फिर अगला स्टेप होता है हमारे पास फर्स्ट मोड और सेकंड मोड डिफाइन कर देना। ये फर्स्ट मोड क्या था, वही आपकी ये वाली इक्वेशन है, सही है। आपको इसमें R1 की वैल्यू पता है, वो रख देनी है, सही है। सिर्फ R1 ही पता है अभी तक हमें। तो आपने फर्स्ट मोड के अंदर R1 और आपको आपको R1 और ओमेगा की वैल्यू पता थी, तो आपने यहाँ पे R1 और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। आपके पास ये फर्स्ट मोड आ गया, आपके पास ये सेकंड मोड आ गया। बस आपको ये करके दिखाना होता है। अब इससे हमें अंदाज़ा क्या हो रहा है, ये जो हमारी मोशन है ना, ये हमारी बॉडी नंबर 1 की एक्साइटेशन है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। ये नीचे वाली है ना, 1 1, सही है।
जो नीचे वाली है हमारी बॉडी नंबर 2 की एक्साइटेशन है, ये जो नीचे वाली है ये। इसी तरह यहाँ पर ये हमारी बॉडी नंबर 1 की एक्साइटेशन है और ये हमारी बॉडी नंबर 2 की एक्साइटेशन है। ये हमें क्या बता रही है? अगर हम पहले मोड फर्स्ट मोड को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और आपकी नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। जो आपके दोनों एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब होता है आपकी जो मोशन है ना वो इन फेस है। देखो ऐसे दोनों के पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपका जो पहला मास है अगर वो ऊपर मूव करता है किसी डायरेक्शन में तो दूसरा मास भी उसी डायरेक्शन में उतना ही मूव करेगा। यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 है ना हमारे पास पहले केस में, फर्स्ट मोशन में हमारे पास r इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, जितना हमारी बेस एक्साइट कर रही है ना उतनी हमारी ऊपर वाली दूसरी बॉडी वो भी उतना एक्साइट करेगी। अगर हमारी पहली बॉडी मूव करती है कुछ डिस्टेंस, हमारी दूसरी बॉडी उतना डिस्टेंस मूव करेगी। इस तरह हमारी पहली बॉडी अगर नीचे मूव करती है कुछ डिस्टेंस तो दूसरी बॉडी भी उतना ही डिस्टेंस नीचे मूव करेगी। जिसका मतलब ये है कि हमारी जो बीच वाली स्ट्रिंग है ना, बीच वाली स्प्रिंग, ना वो कंप्रेस होगी ना वो स्ट्रेच होगी। समझ आ रहा है? ये फर्स्ट मोड से हमें ये पता चल रहा है। कोई सवाल है इसमें? सही है, सही है। इसी तरह जो दूसरी एक्साइटेशन हो रही है, दूसरा जो मोड है वो क्या बता रहा है? इससे पहली चीज़ तो प्लस है, पहली बॉडी की मोशन, दूसरी बॉडी की मोशन माइनस में है। इसका मतलब क्या है, अगर एक बॉडी ऊपर मूव करती है उसी सेम लम्हे दूसरी बॉडी ऑपोजिट मूव करती है विद सेम एम्पलीट्यूड। इस तरह कोई बॉडी अगर नीचे मूव करती है तो उसी सेम लम्हे में दूसरी बॉडी ऑपोजिट विद सेम एम्पलीट्यूड मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्प्रिंग होती है कंटिन्यूसली, जो बीच वाली स्ट्रिंग है ना, कभी टेंसाइल फोर्स में लगी एक्ट कर रही होती है, कभी ये कंप्रेसिव फोर्स में एक्ट कर रही होती है। सही है? और इसके बीच में ना कहीं स्प्रिंग के बीच में एक पॉइंट होता है, यहाँ पे बिल्कुल स्प्रिंग के सेंटर में एक पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे शायद यहाँ पर हो। वो पॉइंट स्टैटिक रहता है हमेशा, उस स्टैटिक पॉइंट को बोलते हैं नोड। सही। तो इसके हमें आउटपुट से ना ये अंदाज़ा हो रहा है, जो आउटपुट है ना मोड फ्रिक्वेंसी में ये बता रही है कि पहली जो मोड है ना, पहला ये मोड बेसिकली मोड ये है कि ये किस किस तरीके से मूव कर सकता है, मोशन में मूव कर सकता है, इसको मोड बोलते हैं। या तो ये ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा या ये ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा, ये बता रहे हैं। ऐसे मोशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, तो आपकी बीच वाली स्ट्रिंग है ना वो कंप्रेस होगी ना वो स्ट्रेच होगी। अगर ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा इसमें क्या होगा, आपकी स्प्रिंग जो है वो टेंसाइल भी होगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेच भी बिहेव कर रही होगी। इसमें एक पॉइंट बीच में ऐसा होता है जो कि मूव नहीं करते, इसको हम बोलते हैं कि वो नोड है। समझ आया?